स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में बात करेंगे ISI स्पाई चैटरूम केस के बारे में। ये एक ऐसा केस था और अपने आप में अकेला पहला ऐसा केस था जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया था। आखिर कैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी पहले, इनफैक्ट ऑर्कुट से भी पहले याहू मैसेंजर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपना शिकार बनाया था। कैसे विशाल नाम का एक 25 साल का पुणे का लड़का बिलाल बन जाता है, किस तरह से उसे पहला अपना निशाना बनाया हनी ट्रैप का ISI स्पाई चैट रूम्स का ISI ने, ये आज आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरे केस में ना सिर्फ ISI को एक्सपोज किया था, बल्कि भारत के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स को भी बेनकाब कर दिया था, एक्सपोज कर दिया था। ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं आज, और साथ ही साथ आखिर कैसे 2016 के बाद से इस पूरे चैट रूम स्पाइंग के, ISI की जो चैट रूम स्पाइंग होती थी, इसके तार जोड़ते हुए दिखाई देते हैं कराची के कुछ हैकर्स से और ISI की यूनिट 412 से। क्या थी ISI की यूनिट 412? सारी डिटेल जानकारी पता चलेगी। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, UPSC के सारे जो कोर्सेज हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं UPSC CSE के, स्टडी IQ के, वो सभी आपके लिए अवेलेबल हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं। क्लिक करिए, अपने अकॉर्डिंगली अपना कोर्स परचेज़ कीजिए। बहुत बड़े डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, और सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको पाने के लिए आपको VJ लाइव कोड लगाना है। ये कोड आप लगाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 2004 से। झारखंड के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम था विशाल, करीबन 24-25 साल की विशाल की उम्र थी, और ये वही साल था 2004 जब विशाल झारखंड से पुणे पहुंच जाता है। अब पुणे पहुंचा था इसलिए क्योंकि उसकी जो आगे की पढ़ाई थी वो पुणे से होने वाली थी। पुणे के हदापसर कॉलेज में एडमिशन लेता है और यहीं पे उसकी आगे की पढ़ाई जो थी वो शुरू हो जाती है। एक साल करीबन बीतता है, साल 2005 आता है। 2005 एक ऐसा साल भारत के लिए और इनफैक्ट काफ़ी सारी दुनिया के लिए जहाँ पे इंटरनेट कैफ़ेज़ का जो बूम था, कैफ़े कल्चर का जो बूम था, आप सभी इससे गुजर चुके होंगे, कई सारे जो दर्शक हैं। कैफ़े कल्चर का जो बूम था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, भारत में भी फैल रहा था। कई सारे इंटरनेट कैफ़ेज़ खुलते थे उस समय पर, और उनमें एक चार्ज आपको देना होता था प्रति आर के अकॉर्डिंग, प्रति घंटे के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके बैठ सकते थे, अपना काम कर सकते थे, चैट्स कर सकते थे लोगों से, मेल आपको यूज़ करना है वो करते थे। तो ऐसे इंटरनेट कैफ़े जो थे उनका बूम जो था भारत में तेज़ी से फैल रहा था। जैसे जैसे ये जो इंटरनेट कैफ़ेज़ थे, इसमें लोग इंटरनेट को यूज़ करते थे, उसमें सोशल मीडिया को यूज़ करते थे, सोशल नेटवर्क्स जो थे अलग अलग तरह के वो सामने आए, जिसमें ऑर्कुट सामने आया, याहू मैसेंजर था, फेसबुक था। तो ये सारे जो मैसेंजर्स थे जब ये सामने आने लगे तो लोगों की तादाद जो थी, इन पर जो अकाउंट थे, जो यूज़र्स थे, इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के, इनके प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने लगते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म्स के यूज़र्स बढ़े, इसी समय पर पाकिस्तान की ISI की नज़र, उसकी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू करती है। पाकिस्तान ISI की स्ट्रैटेजी अब चैट रूम्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पहली दफ़ा ये देखा गया कि इसी समय से ISI ने अपने चैट रूम इस्टेब्लिश करने, बिल्ड करने शुरू कर दिए थे, जहाँ पे वो स्पाइस को बिठाया करते थे जिससे कि वो लोग बात कर सकें, भारत में कई सारे लोगों को टारगेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस समय विशाल की करीबन उम्र थी 25 साल। पुणे के हदापसर में ये जो जगह थी, यहाँ पे जो साइबर कैफ़े था, यहाँ पे विशाल का आना जाना लगातार चलता था। कॉलेज के बाद भी कई दफ़ा वो इस कैफ़े के अंदर, साइबर कैफ़े में जाके बैठता था और घंटों बैठा रहता था। दरअसल विशाल का याहू मैसेंजर पर एक अकाउंट था और उसी याहू मैसेंजर के अकाउंट पर उसकी एक लड़की से बातचीत होना शुरू होती है। यहाँ पे वो एक लड़की से कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है। इस लड़की ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया था एक नाम से, जो कि था फातिमा सलाउद्दीन शाह। फातिमा सलाउद्दीन शाह, उसकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ था कि वो कराची पाकिस्तान की रहने वाली है, और उसने ये साफ बात उसको बताई भी थी विशाल को कि वो कराची पाकिस्तान से रहने वाली है। तमाम सारी जो बातें थी इनकी वो शुरू हो जाती हैं। इसके बाद में कुछ दिन ही बीते थे कि ये जो बातें थी, विशाल अब करीबन 5-5, 6-6 घंटे पर डे उस कैफ़े में बिता देता था, बैठा रहता था, वहाँ पे बातचीत करता था। तो ये सारी चीज़ें लगातार अब चलना शुरू हो चुकी थी। इस बातचीत के दौरान दोनों ने अपनी फैमिलीज़ की जो डिटेल थी वो भी शेयर की। फातिमा ने विशाल को बताया कि उसके जो फादर हैं सलाउद्दीन शाह, वो रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हैं, उसकी फैमिली जो है कराची में बेस्ड है, सेटल है। धीरे धीरे करके ये देखा गया कि ये जो दोनों की बातचीत थी, विशाल की तरफ से जो एक अट्रैक्शन था वो बढ़ते बढ़ते एक प्यार में बदल गया, और उसके बाद में विशाल ने यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज कर दिया फातिमा को। विशाल ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। फातिमा ने भी यहाँ से सामने से एग्री किया कि हाँ ठीक है, वो भी उससे शादी कर लेगी। इसके बाद फातिमा ने विशाल को एक पाकिस्तानी सेल फ़ोन नंबर दिया,
एक पाकिस्तानी नंबर था जिस पर विशाल अब उसे कॉल भी कर सकता था। तो ये जो कॉल पर अब बातचीत थी याहू मैसेंजर से, फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। फ़ोन उस समय पर क्योंकि विशाल के पास था नहीं, तो वो जो लोकल एसटीडी बूथ था वहाँ पे जाके बातचीत किया करता था। और अब जो घंटों वो पहले बिताता था उस इंटरनेट कैफ़े के अंदर, वहाँ पे याहू मैसेंजर पर, अब वो घंटों उसके बीतने लगे थे उस फ़ोन पर, एसटीडी बूथ पर। बताते हैं करीबन ये जो बिल था, 1.5 लाख रुपए का बिल हो चुका था विशाल का उस समय तक। 1.5 लाख करीबन का बिल था, जिसमें से अब तक वो सिर्फ 40,000 उसने पे किए थे उस एसटीडी बूथ के ओनर को। विशाल की इस दौरान में जितनी बात फातिमा से हुई, घंटों करीबन उसकी बात जो हुई, उसमें समय के साथ उसने फातिमा के पेरेंट्स से ही बात की। पेरेंट्स से जब पाकिस्तान में बात हुई तो वहाँ पे उसने शादी करने के लिए उस फातिमा से कहा, उन लोगों से भी, कि मैं शादी करना चाहता हूँ। शुरुआत में ये दिखाया गया, इसमें बताया जाता है जो रिपोर्ट है, कि फातिमा के पेरेंट्स ने शुरुआत में मना किया, लेकिन बाद में हाल के हाल ही कुछ ही समय के बाद ये कंडीशन रख दी कि विशाल को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इस्लाम में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि उसके फादर का एक बिज़नेस है बाहर, तो वहाँ पे उसका फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देंगे, यानी कि इन लोगों को बाहर फ़ॉरेन में सेटल करवा दिया जाएगा। वहाँ पे ये लोग बाहर रहेंगे, एक बिज़नेस है उसको विशाल संभालेगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल इनकी एक जो वेल सेटल लाइफ है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। जगह बताई गई थी फातिमा के फादर के द्वारा विशाल को कि लंदन में उनका एक बिज़नेस है और वहाँ पे ये शादी के बाद शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले उसे पाकिस्तान आके फैमिली से मिलना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये सारी बात जो फातिमा के पिता के द्वारा विशाल को बताई गई, और विशाल इस पर पूरी तरह से राज़ी हो गया था। अब अगला साल आता है, साल 2006। फातिमा से मिले हुए विशाल को ऑनलाइन करीबन 2 साल होने जा रहे थे। विशाल पूरी तरह से रेडी था पाकिस्तान आने के लिए, फातिमा से शादी करने के लिए, और इसी सिलसिले में अब क्योंकि उसे वीज़ा चाहिए था, पाकिस्तानी वीज़ा चाहिए था, तो वो यहाँ दिल्ली आता है। विशाल पहुँचा दिल्ली, और दिल्ली पहुँचने के बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन में जाता है। वहाँ पे उसने अप्लाई किया पाकिस्तान वीज़ा के लिए, लेकिन पहली दफ़ा में देखा गया कि उसका जो वीज़ा था वो रिजेक्ट कर दिया गया। आप एक सीक्वेंस देखिएगा इस पूरे सीरीज़ में कि जो लोग पहले वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वही लोग कैसे इंटरलिंक निकल रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में जो दूसरी पार्टी है उससे। तो खैर दिल्ली आया, पाकिस्तान हाई कमीशन में गया, उसने वीज़ा एप्लीकेशन दी पाकिस्तान के लिए, वो रिजेक्ट कर दी जाती है। जब उसने इस सब बारे में फातिमा के फादर सलाउद्दीन को बताया, तो सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के कराची में बैठकर विशाल को यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, पाकिस्तान हाई कमीशन में एक स्टाफर का, एक अफसर जो वहाँ पे काम करता था। उसका नाम था सैयद एस हुसैन तिमिर्जी। ये जो तिमिर्जी था, इसका जब नंबर विशाल के पास पहुँचा, तो ये क्योंकि दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन थी वहीं पर काम करता था, इसका नंबर मिलने के बाद में विशाल ने उससे संपर्क किया। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो हम करवा देंगे, वो हो जाएगा। दूसरा एक और नंबर दिया गया पाकिस्तान हाई कमीशन के ही एक और स्टाफर का, एक और एम्प्लॉय का, जिसका नाम था जावेद अलियास अब्दुल लतीफ़। ये दोनों नंबर फातिमा के फादर सलाउद्दीन के द्वारा कराची से विशाल को दे दिए जाते हैं। ये दोनों लोग लगातार विशाल से कांटेक्ट करते थे, उसके डॉक्यूमेंट्स लेते थे और उसके बाद में आगे प्रोसेस करते थे। खैर मिड 2006 का समय था, जब बीच के कुछ महीने बताए जाते हैं 2006 के। विशाल एक बार फिर से दिल्ली आता है। दिल्ली आया, उसने तिमिर्जी से एक बार फिर से संपर्क किया, पाकिस्तान हाई कमीशन के उस स्टाफर से, और उसके बाद उसे इस बार अपने सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे दे दिए, फोटोग्राफ्स वगैरह जितनी थी सब कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं। इस पूरे दौरान में ये सामने आता है रिपोर्ट्स में, बाकायदा FIR के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि जितना भी विशाल का स्टे का खर्चा था इस दौरान में दिल्ली में जब वो रहा है, ये सारा खर्चा फातिमा के जो पिता थे सलाउद्दीन, वो पे कर रहे थे। विशाल पहाड़गंज एरिया में, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली स्टेशन के पास में एक एरिया है पहाड़गंज, वहाँ पे जिस होटल में रुका था उसका रेंट से लेकर जितना उसका खर्चा था, ये सारी चीज़ें पे की जा रही थी। किसके द्वारा? कराची में बैठे सलाउद्दीन के द्वारा। ये क्यों किया जा रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। खैर इस बीच में करीबन ये समय बताया जाता है अगस्त 2006 से दिसंबर 2006 के बीच तक का। इस बीच में 9 मनी ट्रांजैक्शन जो थे वो विशाल के अकाउंट से सामने से नज़र आते हैं, यहाँ से मिलते हैं। खैर यही वो साल था 2006 जब तिमिर्जी और जो लतीफ़ था, जिन दोनों का नंबर दिया हुआ था पाकिस्तान हाई कमीशन के वो अफसर, इन दोनों ने विशाल का जो पाकिस्तानी वीज़ा था वो अरेंज कर दिया। विशाल को वीज़ा मिल जाता है और इसके बाद फाइनली अब विशाल फातिमा से मिलने के लिए पाकिस्तान जाता है। 2 बार करीबन इस दौरान में विशाल का पाकिस्तान जाना हुआ। पहले वो 4 दिन के लिए गया था 14 अक्टूबर 2006 को, और उसके बाद करीबन 2 हफ्ते तक वहाँ पर रह के आया है जनवरी 23, 2007। तो आप सोचिए कि 2 हफ्ते तक विशाल पाकिस्तान में रहा। दूसरी अपनी ट्रिप पर पहली बार जब गया तो 4 दिन के लिए रहकर आया था। ये सारी चीज़ें हुई। अब तक सब कुछ विशाल की लाइफ में ठीक चल रहा था। उसने जिस लड़की से बात की वो पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान को जाकर उससे मिलकर भी आ गया। उसका वीज़ा बन चुका है, 2 बार मिलकर आ चुका है, शादी की बात हो चुकी है, लंदन में सेटल हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन करीबन 3 महीने बाद ही
अप्रैल 2007 को 8 अप्रैल 2007 को भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पुणे से विशाल को अचानक अरेस्ट कर लेती हैं। विशाल की गिरफ्तारी के बाद जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी डेक्कन पुलिस स्टेशन पुणे के अंदर, जो एफआईआर रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, और दूसरी चीज़ जो दूसरे सेक्शन थे बाकी वो थे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, ओएसए के। खबर में ये बताया गया था इस समय पर, जो शुरुआती जो खबरें आई अखबारों में, उसमें ये कहा गया कि एक लड़का है 25 साल का विशाल, जिसको स्पाइंग चार्जेस के ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं थी, इमेज क्लियर नहीं थी कि असल में हुआ क्या है इस केस के अंदर। स्पाइंग चार्जेस अचानक से, क्योंकि आप देखिए 2006 की बात चल रही है, 2006-2007 की बात है। वहाँ पे उस समय पर लोगों को नहीं समझ में आता था कि ये नहीं पता, इस तरह की खबरें ज़्यादा नहीं आती थी कि कोई स्पाई निकला है, कोई इस तरह का जासूस निकल रहा है सामने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे इस पूरे केस के, जो कि उस समय पर क्राइम ब्रांच पुणे के अंदर इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये बताया सामने आके कि हमें एक इंटेल मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि विशाल जो है, विशाल नाम का एक लड़का जो कि पाकिस्तान से अभी लौट कर आया है, उसके पास में कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारी सीडीज़ हैं, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स उसने लिए हुए हैं, वो उसने उस सीडी में डलवाए हैं। और उसके बाद वो सीडी जो है, वो उसमें जो फोटोग्राफ्स हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हैं, पुणे और आसपास के एरिया के, और साथ ही साथ कुछ रिलीजियस प्लेसेस के भी उसमें फ़ोटोज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीडी के अंदर है। और विशाल क्या करने वाला है कि जब वो पाकिस्तान जाएगा तो हो सकता है, हमें जो इंटेल मिली उसके अकॉर्डिंग, कि वो ये सारी सीडीज़, ये फ़ोटोज़ पाकिस्तान में जाके वहाँ की खुफिया एजेंसी के किसी शख्स को हैंडओवर कर सकता है। तो ये सारी जो जानकारी थी वो ऑफिसर ने दी। इसके बाद यहाँ पे जो सर्च की गई पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा, यहाँ जो रिकवरी हुई थी वो बहुत चौंका देने वाली थी। विशाल के पास से दरअसल यहाँ से जो रिकवर्ड सीडीज़ थी, उसमें जो फोटोग्राफ्स थे वो कई सारे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के थे पुणे के अंदर। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के फोटोग्राफ्स थे, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप बीईजी के फोटोग्राफ्स थे, सदर्न कमांड के फोटोग्राफ थे यहाँ पे। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स थी सेंसिटिव लोकेशंस की, उसमें पुणे के फेमस श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति टेम्पल के भी फोटोग्राफ थे, और साथ ही साथ आरएसएस के हेड ऑफिस, जो मोतीबाग हेड ऑफिस है आरएसएस का पुणे के अंदर, उसके भी फ़ोटोज़ थे। ये सारी सेंसिटिव लोकेशन के फ़ोटोज़ पुलिस ने इन सबको रिकवर किया। इस रिकवरी के साथ में फ़ोटोज़ की यहाँ पे पुलिस को देखे टेलीफोन नंबर्स, कई सारे आर्मी ऑफिसर्स के टेलीफोन नंबर यहाँ से विशाल के पास से मिले, फातिमा के फ़ोटोग्राफ्स मिले, एनवलप मिले। वो एनवलप जो थे जिन उन पे सलाउद्दीन का नाम लिखा हुआ था, शायद ये सलाउद्दीन ने, जो पाकिस्तान कराची में फातिमा का फादर एक तरह से उस कवर में पोज कर रहा था, तो वो शायद यहाँ किसी को कुछ अपनी मैसेजेस भिजवाना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जब पुलिस को मिली, पुलिस पूरी तरह से शॉक थी कि आखिर ये चल क्या रहा था। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इसके बाद जब विशाल से पूछताछ करनी, इंटरोगेशन करनी शुरू की, तो विशाल के जो स्टेटमेंट थे वो सामने आना शुरू होते हैं। उसने कहा कि वो फातिमा और उसके परिवार से कराची में मिला था, उनके रेसिडेंस पर ही रहा था, उनके घर पर रहा। पहली विज़िट की बात वो कर रहा था यहाँ पे, पहली विज़िट में वो उनके घर पर रहा, शॉपिंग ट्रिप्स पे गया, होटल में अलग अलग जगह जहाँ पे उसको खाना खिलाया गया वहाँ पे गया, और दूसरी चीज़ जो गार्डन थे वो उसने विज़िट किए। इसके बाद उसने ये भी कहा कि जो दूसरी उसकी विज़िट रही, उसकी सेकंड विज़िट पर जब वो पाकिस्तान गया, तो यहाँ पे इस बार फातिमा के जो फादर थे सलाउद्दीन, वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं, और वहाँ पे जाके उसे 2 हफ्ते तक, कि वो यहाँ क्यों रहा था पाकिस्तान में, वो आप सोचिए, यहाँ पे उसको मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर टेररिज्म दी जा रही थी पाकिस्तान में। टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे पाकिस्तान में दी गई। सलाउद्दीन उसे वहाँ पे ले गया था। इसके अलावा सलाउद्दीन ने उसे कहा कि इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं तुम्हें वो सीखनी है, फ़ोटोग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, पुणे और आसपास के एरिया के, और साथ ही साथ जो रिलीजियस प्लेसेस हैं पुणे में उनकी। पुणे से पाकिस्तान से वापस आके पुणे में विशाल ने ऐसा ही किया। विशाल ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट की। उसने तिमिर्जी से कांटेक्ट किया, एक बार फिर से पाकिस्तान हाई कमीशन के उस ऑफिसर से कांटेक्ट किया जाता है, क्योंकि सलाउद्दीन ने उसे कहा था। सलाउद्दीन और कोई नहीं, आईएसआई का एक जासूस था, आईएसआई का एक एजेंट था, जो कि विशाल को ट्रैप करके, चैट रूम स्पाइंग केस के अंदर ट्रैप करके ये सारी चीज़ें उससे करा रहा था। उसे तिमिर्जी से कांटेक्ट करने के लिए कहा गया। इसके अलावा एक हफीज़ी नाम का शख्स था, भारत में ही जो उसे मिला, उसने उसे एक सीडी दी। विशाल को उसने एक सीडी पकड़ाई। इसके बाद में उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए एनडीए ऑफिस, एनडीए जाके सर्विलांस करने के। नेशनल डिफेंस एकेडमी विशाल करीबन 2 बार गया है। जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें ये आया कि 2 बार एनडीए गया। उसके अरेस्ट के बाद में पुलिस को मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस मिले विशाल के पास से, जिससे वो फातिमा से कांटेक्ट करता था। जो पूरी जांच हुई उसने ये भी रिवील किया कि विशाल ने कुछ पुणे के आसपास, मालेगांव के आसपास जो मुस्लिम क्लरिक्स थे, मौलवी थे, उनसे बातचीत की। कन्वर्ट होना चाहता था वो इस्लाम में। इस वजह से जब ये मुस्लिम क्लरिक की बात आई, मौलवी की बात आई, तो पुणे पुलिस ने
क्राइम ब्रांच ने जाके उस मौलवी से बात की। मौलवी का ये कहना था कि सलाउद्दीन से फ़ोन पर बात कराई थी इस लड़के ने, विशाल ने, जो पाकिस्तान कराची में बैठा है। सलाउद्दीन से बात हुई और सलाउद्दीन ने यह कहा था उस मौलवी को कि विशाल जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है इस्लाम में और अब उसका नाम विशाल नहीं बिलाल है। पुणे सिटी पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने इस केस के अंदर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बातचीत, उनके ऑफिसर से बातचीत करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और ये कहा कि हम वो जो रोल है पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स का, स्टाफर्स का, जो दिल्ली में पोस्टेड है पाकिस्तान हाई कमीशन में, इन लोगों का क्या रोल है इस केस में, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये सब नहीं किया जा सका वियना कन्वेंशन के रूल्स की वजह से। ये सारी चीज़ें हुई। खैर, विशाल के ऊपर केस शुरू होता है, ट्रायल शुरू होती है जुलाई 2007 में। पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट थी पुणे की एक अदालत में सबमिट की विशाल के अगेंस्ट में, और इसके बाद जितने भी जो ट्रायल हुई, जो सुनवाई हुई, इसमें सामने यही आया कि विशाल जो है उसने एक जुर्म जो है वो किया है। हालांकि विशाल का हमेशा ये कहना था कि वो सिर्फ एक लव अफेयर की वजह से पाकिस्तान गया था और उसका कोई अलग कारण नहीं था। कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखे, एविडेंस देखे और उसके बाद में 29 मार्च 2011 को कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुचित्रा गोडके, जिनका नाम था, उन्होंने विशाल को गिल्टी हेल्ड किया, कहा कि ये गिल्टी है और अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 7 साल की करीबन विशाल को सज़ा हुई। उसके बाद उसे यडवाड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रहा उस समय का, सबसे पहला केस था एक तो इस तरह का जो आज तक के स्पाइंग केस में बताया जाता है। ऐसा स्पाइंग केस, और वो भी चैटरूम स्पाइंग केस का पहला अकेला ऐसा केस रहा है ये। ऑफिसर्स का ये कहना था कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज से, भारत की खुफिया एजेंसी जो हैं, उनसे भी संपर्क किया और ये बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे आईएसआई को एक्सपोज किया था। और ना सिर्फ आईएसआई को एक्सपोज किया था पुणे पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने यहाँ पे, बल्कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफर्स हैं उन्हें भी एक्सपोज कर दिया था। वो भी अब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की निगाह में थे, उनके रडार पर थे, जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाते हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठकर। ये सारी चीज़ें हुई, समय आगे निकला। करीबन 2016 में एक खुलासा होता है। 2016 में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कराची बेस्ड एक साइबर कैफ़े के बारे में पता चला। एक साइबर कैफ़े जो कराची में था, उसके अंदर करीबन 300 मेंबर थे। आप सोचिए, इस कैफ़े के बारे में जब पता चला और इसके मालिकों के बारे में पता चला तो उनके नाम सामने आए थे, साजिद राणा और आबिद राणा। ये जो दोनों भाई थे, ये दोनों कराची बेस्ड हैकर्स थे। दोनों एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे जहाँ पे 300 जो लोग हुआ करते थे वो आईएसआई के ही एक तरह से जासूसी उनके लिए किया करते थे, आईएसआई के एजेंट्स के तौर पर अनट्रैप करना, किसी को फंसाना, किसी को चैट रूम स्पाई के तरीके से फंसाना। विशाल जैसे लोगों को जो फंसाया गया वो इसी तरह के चैट रूम से ही किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और साजिद और आबिद राणा जो थे, इन दोनों के इस पूरे नेक्सस को आईएसआई की फुल बैकिंग थी। 2016 में ये खुलासा हो चुका है। ये लोग क्या करते थे, एक और इनकी जो एक बड़ी चीज़ थी जिसके बाद बहुत सुर्खियों में रहा ये पूरा केस, एक और बड़ी चीज़ ये थी कि एक पॉपुलर चैटिंग ऐप थी, स्मैश ऐप के नाम से। इस पॉपुलर चैटिंग ऐप को ये लोग प्रमोट कर रहे थे लगातार, ये दोनों भाई पाकिस्तान के कराची से। असल में ये जो एप्लीकेशन थी वो ट्रोजन बेस्ड डाटा स्टीलिंग स्पाईवेयर था। जैसे ही कोई इस ऐप को इंस्टॉल करता था, उसके फ़ोन के कॉल लॉग्स, उसके एसएमएस, उसके फ़ोटोज़ और उसकी डेटा और साथ में उसकी लोकेशन, ये सारी थर्ड पार्टी के पास चली जाती थी, यानी कि इन हैकर्स के पास कराची के चली जाती थी। और उसके बाद उन लोगों को कई बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता था, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता था, उन्हें टारगेट किया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके इंडियन ट्रूप्स के मूवमेंट और कम्युनिकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं इसकी गहराई कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव केस है। इसी के बाद में गूगल प्ले स्टोर को रिपोर्ट किया गया हमारी सरकार के द्वारा और यहाँ से स्मैश ऐप नाम के इस स्पाईवेयर वाली एप्लीकेशन को स्टोर से हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। 2016 से कई सारे ऐसे एक्टिव फेसबुक प्रोफाइल्स भी सामने आने लगे थे। अनिका चोपड़ा के नाम से एक अकाउंट था जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जितने पोस्टेड हमारे इंडियन आर्मी के जवान थे उन्हें टारगेट करता था। ये जो अकाउंट था अनिका चोपड़ा के नाम से। एक जैसलमेर के जवान को यहाँ पे डिटेन भी किया गया था अनिका चोपड़ा वाले इस केस के अंदर। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उन्होंने जब देखा कि वो कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है उसको शेयर कर रहा है, जब ये देखा गया तो इस आईडी के मुताबिक ये जो नाम था अनिका चोपड़ा, ये ना सिर्फ उस जैसलमेर के अंदर उस भारतीय जवान को टारगेट इसने किया था, बल्कि बताते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50 से 60 ऐसे सोल्जर्स थे जिनके टच में था ये जो अकाउंट था अनिका चोपड़ा नाम से। मतलब ये जो लड़की बनकर एक आईएसआई का जासूस बातचीत कर रहा था, 50 से 60 हमारे ऐसे सोल्जर्स थे जिनको फंसाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था। उनसे अर्जुन टैंक की एक्सरसाइजेस की, आर्मी एक्सरसाइजेस की और लोकेशंस की फ़ोटोज़ और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी।
इसके बाद हरियाणा के सोनीपत का 22 साल का गौरव शर्मा नाम का एक लड़का फेसबुक लाइव के जरिए, आप देखिए कि ये भी ऐसे ही एक स्पाई ट्रैप में फंसा था आईएसआई के, वो फेसबुक लाइव के जरिए आईएसआई को यहाँ पे एक अमिता आलूवालिया और सोनू कौर नाम की 2 विमेन एजेंट की आईएसआई की आईडीज हुआ करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करता था। ये क्या करता था, इन दोनों ही प्रोफाइल्स ने, शायद कोई एक ही आदमी चला रहा होगा पाकिस्तान आईएसआई का ये दोनों प्रोफाइल्स, उसने इस गौरव शर्मा नाम के लड़के को, सोनीपत के 22 साल के, इसे ट्रैप करने के बाद में इंडियन आर्मी के जो रिक्रूटमेंट रैलीज हैं उनके बारे में स्पाइंग करने के लिए कहा था। और इसके बाद गौरव ने इस पूरे ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद 18 रिक्रूटमेंट ड्राइव जो थी उन पर अपनी नज़र रखी, उन्हें जाके एक तरह से प्रॉपरली वहाँ पे जाता था फेसबुक लाइव स्ट्रीम के जरिए। आप सोचिए 18 में से 4 ऐसी थी जो उसने फेसबुक लाइव स्ट्रीम के जरिए दिखाई आईएसआई के उन हैंडलर्स को, वहाँ पे जो लड़कियाँ बन के इससे बात कर रहे थे। उससे प्रॉमिस किया गया था कि 10 लाख रुपए उसको इस पूरे काम के लिए मिलेंगे, तो उसने फेसबुक लाइव के जरिए उनको दिखाया, एक अलग तरीके से जाके वहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन दी। 10 लाख रुपए उसको देने का वादा था, लेकिन गौरव का बाद में कहना था जब वो पकड़ा गया उसके बाद कि उसे कोई भी एक्चुअल रकम जो है, पैसा जो है वो नहीं मिला अभी तक। ये सब चीज़ें चली दोस्तों। आज हम 2026 में हैं। 2026 में गाज़ियाबाद में एक स्पाई रिंग को अभी हाल ही में बस्ट किया है और यहाँ पे इनका फोकस कोई चैट रूम के ऊपर या आईएसआई का फोकस कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं, यहाँ पे अब ये सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल कर रहे थे। आप ये देखिए, जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजेंसीज को सामने आया, पता चला है, वो ये है कि आईएसआई सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी लगाकर रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के आसपास, पब्लिक एरियाज़ में जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, पब्लिक ऑफिसेज के आसपास, ऐसी लोकेशंस पर सीसीटीवी को सेटअप करा रहा था अपने एजेंट से यहाँ पर, जिससे कि बिना किसी फिजिकल रिकॉनिसेंस के, वहाँ पे बिना जाए अटैक की प्लानिंग भी हो सके, वहाँ पे मूवमेंट को भी ट्रैक किया जा सके। ये सारी रिपोर्ट जो हैं ये जाके एक और तरफ जुड़ती हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सामने आता है कि पाकिस्तान आर्मी का जो क्रॉस बॉर्डर एस्पियोनेज डिवीज़न है आईएसआई का, स्पेशली आईएसआई का यूनिट 412, उसका नाम यहाँ पे सामने आता है। भारत में जितने हनी ट्रैप होते हैं, हनी ट्रैप ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली यहाँ पे ये इन सब ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के कई सारी कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको रिक्रूट करता है। उन्हें रिक्रूट किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे उन्हें किसी को भी मैनिपुलेट करना है, कैसे हनी ट्रैप करना है, मनी ट्रैप करना है, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। 10 ऐसे मॉड्यूल्स हाल ही में बनाए हैं पाकिस्तान की आईएसआई ने, और हर एक मॉड्यूल में 100 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो कि फेक आइडेंटिटीज़ बना के सोशल मीडिया पर भारत के मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं, सैनिक जो हैं, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, उन्हें फंसाने का, ट्रैप करने का ट्राई करती हैं। यूनिट 412 के बारे में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के सिंध एरिया से ये ऑपरेट कर रहा है। इसे एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल रैंक ऑफिसर जो है इन सारे हनी ट्रैप मॉड्यूल्स को सुपरवाइज करता है। तो ये एक ऐसे केसेस हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की, देखिए आपको क्यों बताए जाते हैं, क्योंकि आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस किस तरह से आपको टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई मेल हो जो आपके पास आया, चाहे कोई मैसेज हो। हमेशा सतर्क रहें, अलर्ट होकर काम करें। कहीं भी किसी भी लिंक पर आपको, जो आपके लिए जानने लायक ज़रूरी नहीं है, या फिर ये मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि वो किसने भेजा है, अचानक आपके पास, आपके फ़ोन पर, आपके डेस्कटॉप पर आई है, आपके सिस्टम पर आई है, नहीं क्लिक आपको करना है। और ख़ासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप किसी ना किसी एक ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो कि सरकार से रिलेटेड है। नॉर्मली भी अगर कोई लोग हैं जो कि पैसों के लिए ऐसा करते हैं, तो अपनी देशभक्ति को जगाइए आपके अंदर, क्योंकि कुछ चंद पैसों के लिए अगर आप ये सब काम करते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, आपके उन कुछ 10,000, 5,000, 15,000 रुपये के लिए सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलर्ट रहने वाली हैं। अपने आसपास भी कुछ संदिग्ध चीज़ें देखें, बताइएगा। सोशल मीडिया पर भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप आके बता सकते हैं कुछ अगर ऐसा आपको दिखता है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।